नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost. Let's start section 23। केस का नाम अब्दुल फिरोज खान नवाब हुसैन बी। क्या है ये? इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं। एक थे सत्यम कुमार। कौन से कुमार? सत्यम कुमार। उन्होंने शादी करने का विचार बनाया, कर ली शादी। लेकिन जिस लड़की से शादी करना चाह रहे थे उस लड़की ने कंडीशन रखी कि शादी तो मैं कर लूँगी लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक एग्रीमेंट करना होगा। क्या एग्रीमेंट करना होगा? कि शादी के बाद में भी मैं रहूंगी अपने पेरेंट्स के साथ। आई विल नॉट गो विद यू, आई विल नॉट लिव विद यू, आई विल लिव विद माई फैमिली, आई कैन मैरी यू, नो प्रॉब्लम, नो इशू दैट। अब सत्यम इतना डेस्परेट था उस समय कि जो चाहे लिखवा लो उससे, बस शादी करवा दो उस लड़की से किसी तरीके से। तो हो गई शादी। लड़की अपने घर पे रहना शुरू कर दी। अब कुछ दिन तो उसे बर्दाश्त हुआ। अब इसको बुरा लगने लगा कि ये क्या बात हुई। देन ही फाइल्ड ए केस फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। समझते हैं आप कि मेरी पत्नी को मेरे साथ रहने के लिए बुलाया जाए। तो यहां पर अभी देखो कि लड़की क्या कहेगी कि जनाब पहले हमारा एग्रीमेंट है, देख लीजिए एग्रीमेंट था हमारा। सत्यम क्या कहेगा कि लॉ ये कहता है कि आपको मेरे साथ रहना चाहिए। तो व्हाट वुड बी द सिचुएशन इन सच केस? ऐसे केसेस थोड़े से इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं जहां पर आपको मजा आए फैक्ट्स को पढ़ने में, समझने में, एक स्टोरी है वहां पर। तो ऐसे केसेस आपको फिल्म से मिलते हैं। पढ़ लें अब्दुल को केस के, हाँ है ना। इसमें क्या है? द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट मैरिड अंडर मोमडन लॉ एंड दे एग्रीड बिफोर द मैरिज दैट defendant wife would be allowed to live with her parents after the marriage. ठीक, that defendant wife would be allowed to live with her parents after the marriage. The wife went to her parents and refused to come back to her husband plaintiff. He filed a suit for the restitution of conjugal rights. What was held in this case? Her defense was that she was permitted by the agreement before marriage to live apart and also that husband had not paid her dower amounting to this. तो इसमें केस पढ़ चुके, फैक्ट समझा चुका। लड़का और लड़की ने एक एग्रीमेंट किया, शादी से पहले किया कि शादी के बाद मैं अपने पेरेंट्स पे रहूंगी, आप खुशी खुशी अलाउ करोगे। बाद में लड़के ने क्या किया? ही ब्रॉट ए सूट, है ना, ही फाइल्ड ए सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स दैट द वाइफ बी ऑर्डर टू लिव विद मी। लड़की ने कहा क्यों रहूं आकर के, वी हैव एन एग्रीमेंट। एक तो इसने मेरा डॉर नहीं दिया, समझे, 1000 रुपीज का इसको मेहर देना था, डॉर देना था, वो नहीं दिया इसने, और एग्रीमेंट था। क्या डिसीजन हुआ कोर्ट का ये समझिए। एग्रीमेंट बिफोर मैरिज परमिटिंग द वाइफ टू लिव सेपरेटली वॉज वॉइड इन लॉ। वाई? बिकॉज ये जो एग्रीमेंट है, इफ परमिटेड, this would defeat the law relating to the restitution of conjugal rights. ये डायरेक्ट क्लैश में आ रहा है। फिर तो कोई लड़की घर से आएगी ही नहीं। कौन अपना घर छोड़ना चाहता है भाई? कितना बड़ा सेक्रीफाइस होता है ना। तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो जो लॉ, एस्टेब्लिश्ड लॉ है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के जो प्रोविजंस है, दोज प्रोविजंस वुड बी डिफीटेड and therefore such the object of the agreement is unlawful, therefore agreement is void in this case. मैं बड़ी टेक्निकली बताता हूँ आप लोगों को।
ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, एग्रीमेंट इज वॉइड। कर लेंगे। सो इन दिस केस पतिदेव को रिलीफ मिला। द प्लेंटिफ वॉज ग्रांटेड द डिक्री ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कंडीशनल अपॉन पेमेंट ऑफ डॉवर ऑफ ₹1000। कि देखो बचुआ, पत्नी को ले जाइए साथ में, लेकिन उसका जो 1000 रुपीज़ का मेहर है, डॉवर, वो जरूर दे देना। तो ये कंडीशनल था इसमें। ये केस समझ में आया आप लोगों को? कर लेंगे अब तो। और आइए, और भी इंटरेस्टिंग है, इसको समझते हैं। द केस का नाम है बाई फातिमा अली मोहम्मद। क्या कहता है केस है? इसमें भी यही हुआ। इसमें जो पति जो है वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। एक शादी कर रखी है और दूसरी का ख्याल है, ठीक, उसको ध्यान में रखते हुए एक एग्रीमेंट करते हैं फ्यूचर सेपरेशन का। देखिए क्या है। द डिफेंडेंट, क्या है डिफेंडेंट? हु वांटेड टू हैव ए सेकेंड वाइफ। डिफेंडेंट वांटेड टू हैव ए सेकेंड वाइफ। क्या किया इन्होंने? ही एग्जीक्यूटेड ए डॉक्यूमेंट इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ दैट इज हिज फर्स्ट वाइफ, कंटेम्पलेटिंग फ्यूचर सेपरेशन। तो ये जो भाई साहब हैं, जो डिफेंडेंट हैं, जो हस्बैंड हैं, ये दूसरी बीवी रखना चाहते थे, दूसरा विवाह करना चाहते थे, और इसीलिए इन्होंने एक डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया, एक एग्रीमेंट लिखा राइटिंग में, इन फेवर ऑफ वाइफ। क्या कहा? समझिए इसको। इसमें क्या कहा है इन्होंने? यू आर माई मैरिड वाइफ, तुम मेरी ब्याहता पत्नी हो, एंड नाउ आई मीन टू मैरी ए सेकेंड वाइफ, और अब मैं दूसरा विवाह करना चाहता हूं। तुम मेरी पत्नी हो और अब मैं दूसरा शादी करना चाहता हूं, ठीक। आई गिव यू दिस एग्रीमेंट इन राइटिंग एज फॉलोज, और इसीलिए मैं तुम्हें लिखित रूप में एग्रीमेंट कर रहा हूं। देखिए कमिटमेंट, देखिए लड़का लिखित रूप में कर रहा है, समझे। वी आर टू लिव टुगेदर एज लॉन्ग एज आई एंड यू ऑल एग्री। हम सब साथ में रह सकते हैं जब तुम और हम सब ऐसा चाहें। हाउएवर इफ डिस एग्रीमेंट टेक्स प्लेस बिटवीन अस, अगर हम डिसएग्री करते हैं, आई एम टू गो ऑन पेइंग यू फ्रॉम मंथ टू मंथ ₹8। 8 रुपये मेंटेनेंस तुम्हें मैं हर महीने दिया करूंगा। ये आज की बात नहीं है, सालों की बात, बहुत पुरानी बात होगी, जब 8 रुपये भी काफ़ी वैल्यू रखते थे। तो देखो, तुम देखो, मुझे अलाउ कर दो, मेरा मन कर रहा है दूसरा ब्याह करने का। कह रहे मैं नहीं, दिस दैट। कह रहे अच्छा देखो सुनो, करने तो मुझे है, तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे मेंटेनेंस दूंगा ना तुम्हें मैं, 8 रुपये महीना। पगली, 8 रुपये महीना। कह रहे लिख के दो। अच्छा हाँ, लिख के दे देता हूँ मैं। अब लिख दिया इसने कि देखो तुम्हारे बारे में, पहले लाइन तुम्हारे बारे में, कि तुम मेरी मैरिड वाइफ हो। वाइफ तो मैरिड हो गई है ना, लेकिन लैंग्वेज है उसकी है कि यू आर माई वाइफ एंड आई वॉन्ट टू हैव ए सेकेंड वाइफ नाउ, और अब मैं दूसरी पत्नी करना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि जब तक हम साथ में रहेंगे रह सकते हैं, अदरवाइज आई विल पे यू सो मच मनी एज ए मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस। तो डिड यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ या ना बोलो। फैक्ट समझे इसके? फैक्ट समझे? दिस वॉज एन एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर सेपरेशन। Even after the execution of document, they lived together for some time and then they separated. The plaintiff then brought an action to recover the arrears of maintenance allowance. समझिए क्या हुआ? एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट के बाद में भी दोनों साथ में रहते रहे। ये कोई सेपरेशन का नहीं होगी। एक तो होता है कि हम साहब because we are not able to live together, therefore we are getting separated on so much terms and conditions। ये बात हो गई अलग। इसमें बात हो रही है फ्यूचर का इंतजाम करके रखा जा रहा है एडवांस में, जब कभी अलग होंगे इस ग्राउंड पर ऐसा ऐसा होगा।
आज तो सब कुछ ठीक है, ठीक, लेकिन बाद में क्या हुआ, अलग अलग रहना शुरू कर दिया। अब पत्नी ने कहा कि लाओ मेरा मेरा मेंटेनेंस अमाउंट दो, बहुत हो गया तुम पर, नाउ यू आर एरियर्स ऑफ माय मेंटेनेंस अलाउंस। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने, देखो कई बार टेक्निकल अन्याय होता है, भावनाओं के साथ जाओगे तो लगेगा गलत हुआ। इट वॉज हेल्ड दैट सच एन एग्रीमेंट, इस प्रकार का एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ टू लिव सेपरेटली इन फ्यूचर because the husband wanted to marry again was opposed to public policy under section 23 and therefore void। देखिए क्या कहा कि टू लिव, इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है कि जो है हम अब भविष्य में अलग रहेंगे, टू लिव सेपरेटली इन फ्यूचर, क्योंकि हस्बैंड दूसरी शादी करना चाहता है, इस प्रकार के एग्रीमेंट जो है दीज आर कंसिडर्ड टू बी दी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एक एलिमेंट देखो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का आएगा, हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, उसमें भी ये डिस्कस करेंगे ये। तो सच एन एग्रीमेंट, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अनलॉफुल है और इसलिए जो है ये वॉइड हुआ, ये भी फ्री है। ठीक है, कर लेंगे आप, हाँ या ना बताइए। तो प्लेंटिफ वाज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी कंपनसेशन स्टिपुलेटेड इन द एग्रीमेंट। मजे की दुख की बात यह है, पति किसका गया, प्लेंटिफ का, मेंटेनेंस किसको नहीं मिला, प्लेंटिफ को, कोर्ट ने किसका केस डिसमिस किया, प्लेंटिफ का। तो अल्टीमेटली पत्नी का लॉस हुआ। ऐसा एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए था, वॉइड एग्रीमेंट, बहका दिया पति ने, समझे। सो यहां पर जब कभी ऐसा हो तो ऐसा मत सोचना अरे दुखियारी परेशान, आप कौन हो तो रिलीफ दिलाने वाले, आपको तो केवल एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है वहां पर। ऐसा तो भावनाओं में मत बहना, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना एज पर लॉ, और जो एज हैज बीन डिसाइडेड, जैसा कोर्ट ने डिसाइड कर दिया वैसे ही समझो, उसी तरह से अपने लॉजिक को ढाल लो। जैसे ये बताइए क्या एडल्टरी ऑफेंस है आज की डेट में, नहीं, हाँ है ना बताइए, नहीं है। किसने कहा कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कुछ साल पहले इसको ऑफेंस माना जाता था, कुछ साल पहले जब इंडिया में था, इंग्लैंड में एडल्ट्री ऑफेंस नहीं था, हाँ या ना। क्या मतलब है उसका, कि जब सुप्रीम कोर्ट कह दे कुछ भी तो चुपचाप नमस्कार करो, जी माय लॉर्ड, नो लॉजिक्स। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, कैसी बात करते हैं, कैसे हो जाएगा, इससे पहले था हाँ है, क्या बात करो, इट डिस्टर्ब्स मॉरल सोसाइटी, दिस दैट, इट शुड बी एन ऑफेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जैसे ही केस लॉज को तैयार करने का तरीका ये है कि जिस प्रकार ने सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया, फाइनली डिसाइड हो गया, आपकी किताबों में आ गया, उसको उसी प्रकार से समझ करके लॉजिक को वैसे इन कंसोनेंस विद द जजमेंट लेकर के आना चाहिए। नहीं तो मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, ये कैसे हो जाएगा, इसमें तो ऐसा होना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ के बता रहा हूँ, जब हम लोग पढ़ते थे तो जो कोई डिस्कशन होता था, ये गलत किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो मैं कहता था कि कर लो चेंज, तुम्हारे बस की है तो कर लो चेंज, क्योंकि एग्जामिनर तो इसी को फॉलो करेगा। एग्जामिनर के पास पर्सनली भी नहीं जाओगे समझाने के लिए, एग्जामिनर अथॉरिटी भी नहीं है। एग्जामिनर देखेगा टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है इसके बारे में, एग्जामिनर देखेगा कि बेरेट क्या कहता है इसके बारे में, समझे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आ जाए या कम से कम वो फाइनल डिसाइड हो गया, लॉ बुक्स में जब प्रेसिडेंट यूज किया जा रहा है तो ज़्यादा मत भिड़ो उससे, बस एज इट इज़, एज इट इज़ बस। तो मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, हाँ है ना। केस पर आ जाइए, सुखा निन्नी क्या कहते हैं ये,
कुछ खास नहीं कहा उन्होंने, इसमें एक लाइन ये पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं। केस का नाम सुखानेनी। एन एग्रीमेंट टू मेंटेन एन इलेजिटिमेट चाइल्ड इज नॉट अनलॉफुल एंड नॉट वॉइड। ये प्रीलिम से पूछ सकते हैं आपसे। हाँ चलिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। एन एग्रीमेंट टू मेंटेन एन इलेजिटिमेट चाइल्ड इज लॉफुल और अनलॉफुल। यहां से क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई मोमडन व्यक्ति ऐसा है, मोमडन लॉ की बात कर रहे हैं, एक फैक्ट्स यही है मोमडन लॉ पे। ये कहते हैं कि जो मोमडन लॉ में ये नहीं कहता, मोमडन लॉ के प्रोविजंस ये नहीं कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो उसकी ड्यूटी है उसको मेंटेन करना। ए मैन हु हैज़ बी गॉटन एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, एक ऐसा पुरुष जिसने किसी अधर्मज बच्चे को जन्म दिया है, डज नॉट हैव ए ड्यूटी टू मेंटेन हिम। इलेजिटिमेट चाइल्ड को मेंटेन करने की ड्यूटी नहीं है। समझे खान साहब, आपका कोई फर्ज नहीं है कि आप इस इलेजिटिमेट चाइल्ड को मेंटेन करें। लेकिन अगर खान साहब ने एग्रीमेंट कर लिया कि आई विल मेंटेन दिस चाइल्ड, तो दिस एग्रीमेंट विल बी वॉइड बीइंग अनलॉफुल और नॉट। दिस विल नॉट बी वॉइड, नॉट वॉइड। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे कई बार आपसे कि ऐसा एग्रीमेंट है कि मोमडन फादर है, उसका इलेजिटिमेट चाइल्ड को मेंटेन करने का एग्रीमेंट अगर उसने किया है तो ये वॉइड होगा या नहीं होगा। इट इज नॉट वॉइड। लॉ में आपकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन ये प्रोहिबिटेड भी नहीं है कहीं पर, ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी भी नहीं जा रहा है। एक पुरुष है वो अपनी संतान को मेंटेन करना चाहता है, कहां पर रोक होनी चाहिए? कोर्ट ने कहा नो, इट इज नॉट वॉइड। व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज नॉट पर सी इलीगल, जरा मुलायजा फरमाइए इसकी लैंग्वेज पर। व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज नॉट पर सी इलीगल, अगर कोई ट्रांजैक्शन प्रथम दृष्टया इलीगल नहीं है, अगर कोई ट्रांजैक्शन, कोई संव्यवहार, कोई एग्रीमेंट प्रथम दृष्टया इलीगल नहीं है, देन उसकी जो लीगलिटी है, जैसे एग्जांपल के लीजिए गिविंग लोन, किसी व्यक्ति को लोन देना फॉर द मैरिज ऑफ बोरोअर्स डॉटर, जो व्यक्ति लोन ले रहा है अगर वो ये कह रहा है कि मुझे मान लीजिए सुखिया आ गया महाजन के पास कि लोन दे दो, बिटिया बड़ी हो गई है, बिटिया का ब्याह करना है, सही है। तो लोन किसके लिए दे रहे हैं? बिटिया के ब्याह के लिए दे रहे हैं। ऐसे होता ना पुरानी फिल्मों में मदर इंडिया, ऐसी उसमें ये थे सुखिया, यही किरदार थे महाजन, उन्हीं को वहीं से पिक किया है। तो लोन देना किसी की शादी के लिए, दिस इज नॉट प्राइम फेसाई लीगल, दिखता तो है नहीं लीगल। तो हम ऐसे एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं जहां पर दिख रहा है कि हाँ ठीक है ये लीगल काम नहीं है। ऐसे केसेस में क्या होता है, लॉफुलनेस, कि वो एग्रीमेंट लॉफुल है या नहीं है, और अदरवाइज लॉफुल है या नहीं है, would depend upon the lender's knowledge of that fact। कि जो लेंडर है, जो यहां पर लोन दे रहा है, उसकी पर्सनल नॉलेज पर डिपेंड करेगा कि जो फैक्ट्स उसको इलीगल बनाते हैं ट्रांजैक्शन को, क्या उस फैक्ट्स का उसको पता था या नहीं पता था। जैसे कि इस केस में क्या हुआ, केस का नाम है पुन्नाकोट्टय्या कलापल्ली कोलिकांबा, ठीक है जी। क्या हुआ इस केस में, पढ़ते देखिए। इफ ए पर्सन हैज लेंट सम मनी फॉर द पर्पज ऑफ सेलिब्रेटिंग द बोरोअर्स डॉटर्स मैरिज विदाउट द नॉलेज, ध्यान रखना, विदाउट द नॉलेज दैट एज ऑफ द गर्ल वॉज बिलो 15 ईयर्स। उसको ये पता नहीं था कि बिटिया अभी बहुत छोटी है, 15 साल से भी कम उम्र की है। अब ये जो मैरिज है, दैट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट।
जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट एक्ट है, जो कि बाल विवाह निषेध कानून है, उसका उल्लंघन करता है। ठीक। अब जो महाजन है, महाजन ने लोन लिया, सुखिया ने अपने बेटी का ब्याह कर दिया, अब क्या होगा, लोन वापस करो। अब सुखिया अकड़ गए, क्योंकि वकील साहब से मिल के आए थे कि अरे तुमने जो ब्याह करा है ये तो इलीगल था, और इलीगल काम करने के लिए लोन दिया गया वो भी अनलॉफुल हो गया, मत देना, वॉइड एग्रीमेंट। यही बात आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो है क्या रिकवरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कोर्ट ने कहा कि ही कैन नॉट बी डिनाइड द रिकवरी ऑफ द लोन, क्योंकि उसको पता नहीं था। इन दिस केस यहाँ पर ये है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द नॉलेज इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन सच केसेस in whether the transaction is one which is opposed to the provisions of section 23. Sometimes presence or absence of the knowledge, इस बात का पता था या नहीं पता था, इस बात पर डिपेंड करेगा कि दिस एग्रीमेंट शुड बी कंसिडर्ड अगेंस्ट वायलेटिंग सेक्शन 23 और नॉट। तो इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट सिंस ही वाज नॉट नोइंग अबाउट द एज ऑफ द गर्ल, therefore his action for recovery of the loan was allowed in this case. So I have discussed so many case laws with you on the point that only on a single point that if permitted it would defeat the provisions of the law. हम लोग ये कर रहे थे, मैं वाइंड अप करता हूं इसको, हम क्या कर रहे थे, हम सेक्शन 23 पढ़ रहे थे, राइट। सेक्शन 23 में ये कहा गया था, The consideration or object of an agreement is lawful unless it is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of any law. We have been discussing this in last 2 classes only on this point and we have discussed so many case laws over this. तो I believe कि आपको ये पॉइंट अब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये केस लॉज हैं, इनसे क्वेश्चंस आपके आएंगे ही, तो आप इनको भी माइंड में रखेंगे। अब बताइए यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछे मुझसे, फिर हम वरना आगे बढ़ते हैं। ये है आपका 23rd सेक्शन 23rd का 3rd पॉइंट है, इट इज फ्रॉडुलेंट इन नेचर। When the consideration or object is fraudulent, it is unlawful and therefore agreement is void। ठीक है ना। अब देखते हैं फ्रॉडुलेंट को समझ लेते हैं, इसका कुछ केस लॉज हैं उसको समझते हैं फ्रॉडुलेंट पर्पज से। तो ये मैं इलस्ट्रेशन पढ़ा चुका हूं आपको, इसमें इलस्ट्रेशन ई था, हम लोगों ने पढ़ा था इस बारे में, वी हैव रेड इट, तो आई डोंट थिंक आई शुड रिपीट इट। ई पढ़ चुके हैं, और एक एग्जाम्पल इसमें इलस्ट्रेशन था जी, ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसमें हम लोग केस लॉ पढ़ेंगे बस एक, और उसी से आपका कल्याण हो जाना चाहिए। मलाइल्यू वर्सेस हॉक्सन 1851 का केस है। अब हम समझाते हैं इसको। एक थी दीपशिखा, कौन थी, दीपशिखा। दीपशिखा मैडम के पास बहुत लोन था, काफ़ी लोगों का लोन था। जिस सोसाइटी में रहती थी, जिस मोहल्ले में रहती थी, ये समझ लीजिए लगभग कोई घर ऐसा नहीं था, कहीं से ये चीनी लाई, कहीं से आटा लाई, कहीं से अचार लाई, है ना, वो लाती ही जा रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का कर्जा है इनके पास। अब मोहल्ले वालों ने वापसी के लिए प्रेशर बनाना शुरू किया, अब दे नहीं पा रही है कर्जा वापस। तो एक तरफ हुई डेटर और दूसरी तरफ हो गए मल्टीपल क्रेडिटर्स। एक अनार कई बीमार वाली बात। एक है कर्जा देने वाला, वापस देने वाला, और कई सारे हैं कर्जा तो दे चुके हैं, पैसा फंसा चुके हैं। तो इन्होंने एक स्कीम लगाई कि इन्होंने शशांक शेखर से भी लोन लिया था। तो उन्होंने शशांक शेखर को बुलाया, कि देखो तुम्हारा मुझ पे 10,000 रुपये है, तुम चाहते हो वापस करूं तुम्हारा मैं,
सही बताओ, तुम्हारा पूरा पैसा वापस कर दूं? कि भाई तू मेरे तो कर ही दे। कह रहे हाँ, मैं तेरा किराया पूरा वापस कर सकती हूँ, तेरा कर्जा वापस करती हूँ, किराया नहीं, तेरा कर्जा वापस कर सकती हूँ, लेकिन तूने काम करना पड़ेगा। सभी जितने भी कर्जदार हैं, इनसे मेरे जो है एक सेटलमेंट करवा दे कि भाई ठीक है, 1/3 मैं सबका दे दूंगी, कि जिसके 1 लाख हैं उसके 33,000 रुपये, जिसके 30,000 हैं उसके 10,000, इस तरीके तेरे पूरे। तो समझे आप? तो देर आर सो मैनी क्रेडिटर्स, C1, C2, C3, C4, सो मैनी क्रेडिटर्स। एक के साथ सीक्रेट एग्रीमेंट अलग से कर लिया, सीक्रेट एग्रीमेंट कि आई विल पे यू इन फुल। तो ये जो सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ, दैट इज ए फ्रॉड अपॉन द अदर क्रेडिटर्स। वो तो यही मान के चल रहे थे भाई शशांक भी तो अपना हिस्सा छोड़ रहा है। जैसे मान ली मीटिंग हुई तो शशांक खड़े हो गए कि देखो मैं इस बात के तैयार हूं कि दीपशिखा अगर मेरे 1/3 भी वापस कर दे। अब शगुफा छोड़ दिया, बाकी सब लोग भी हाँ हाँ ठीक है हमारा 1/3 दो, बात खत्म कर दो। अब कौन जानता है कि शशांक शेखर तो बाईपास करके चुपचाप सीक्रेटली पूरा का पूरा लेने के मूड में है इस समय। तो वो जो ये एक एग्जाम्पल है समझाने का, फ्रॉडुलेंट इन नेचर, कि ये जो सीक्रेट एग्रीमेंट किया दीपशिखा के साथ शशांक शेखर ने, दिस इज फ्रॉडुलेंट इन नेचर एंड देयरफॉर अनलॉफुल एंड देयरफॉर वॉइड। प्लीज लेट मी नो ये मेरी कहानी से जो मैंने समझाया आई है समझ में, नहीं आई? फिर मैं समझाता हूँ आपको, हाँ है ना? जल्दी आइए। तो ये है कहानी एक डेटर की, पढ़िए कहानी इसकी। ए डेटर हैज मेड कंपोजिशन विद हिज क्रेडिटर्स एग्रीइंग टू पे देम 1/3 ऑफ द सम ड्यू। क्रेडिटर्स के साथ एक कंपोजिशन स्कीम बनाई कि सभी लोगों को 1/3 पेमेंट कर दी जाएगी। और क्या किया? बट मेक्स ए सीक्रेट एग्रीमेंट विद द प्लेंटिफ एग्रीइंग टू पे हिम फुल, कि तुम्हें पूरा दिया जाएगा। द सीक्रेट एग्रीमेंट विद वन क्रेडिटर इज ए फ्रॉड ऑन द अदर क्रेडिटर्स। ये फ्रॉड माना जाएगा अदर क्रेडिटर पर। क्यों? यू एग्री ऑन द एजम्पशन दैट द अदर क्रेडिटर्स विल ऑल्सो फॉरगो देयर क्लेम्स अकॉर्डिंगली। कि जो क्रेडिटर्स रेडी हुए हैं वो इसीलिए रेडी हुए हैं, भाई सभी रेडी हो रहे हैं, चलो हम भी रेडी हो जाते हैं। ये भी 1/3 ले रहा है, तुम भी 1/3 ले रहे हो, चलो भाई ठीक है मैं भी तैयार हो जाता हूँ। मैं इस विश्वास पर अपना 2/3 शेयर छोड़ रहा हूँ कि आप भी छोड़ रहे हो, लेकिन आप तो छोड़ नहीं रहे हैं, आप उसके साथ सीक्रेट एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये जो सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ, दैट इज फ्रॉड अपॉन दी अदर क्रेडिटर्स। इन दैट सेंस इट इज फ्रॉडुलेंट, देयरफॉर अनलॉफुल, देयरफॉर वॉइड। So, such an agreement is not enforceable। हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इरेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए, बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है? थैंक यू, अलविदा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।